आदर्श मॉडल प्रश्न पत्र है एक। कई मॉडल प्रश्न पत्र आपने देखे होंगे, उनमें से एक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें पूर्णांक 70 नंबर का ये होता है और कक्षा 12 के लिए है। 12 का जो है मॉडल पेपर बायोलॉजी। इसमें 26 प्रश्न आते हैं और कुछ प्रश्न 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 और 4 अंक के ये होते हैं। मेनली आप इसको पहले पढ़ सकते हैं, पेपर के पहले लिखा रहता है। 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसमें 2 अभिकथन और एक कारण वाला प्रश्न होगा, तो 10 प्रश्न 1 नंबर के ये हो जाते हैं। और कुछ प्रश्न 1 लाइन में जो जिनका आंसर आप देते हैं वो होते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक ये आपके इसमें आप लिखेंगे, 1 लाइन में ये पूर्ण होगा 1 से 5 तक, और 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न होंगे, और 16 से 23 तक 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, और 24 से 26, 24, 25, 26 3 प्रश्न ये 4 अंक के होंगे। तो इसी प्रकार हम इसको शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न में जाते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। इसमें ए इसमें दिया है। ए में क्या दिया है? निम्नलिखित में समारंभ इनिशिएशन कोडान किसे कहते हैं? इनिशिएशन कोडान इनमें से कौन हो सकता है? ए यू जी, ए यू यू, यू ए जी, यू वी ए यू। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो सकता है? ए यू जी। ए यू जी को समारंभ या प्रारंभ इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन श्रृंखला की शुरुआत होती है, शुरुआत करने वाला कोडान है ये। और यह क्या करता है? मेथियोनीन जो नामक अमीनो अम्ल है उसको कोडित करता है, इसलिए एयू को इनिशिएशन कोडान या समारंभ या आरंभ कोडान कहते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए। वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत से जुड़ता है, आपको बताना है निभाग, बीजांड द्वार, बीजांडकाय, नाभिका। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो हाइलम जिसको बोलते हैं नाभिका, नाभिका इसका सही उत्तर है। तो इसमें क्या होता है कि अंडाशय की दीवार से जो व्रंत द्वारा ये जुड़ा रहता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न सी। ओंकोजीन्स की सक्रियता से क्या होता है? ओंकोजीन्स की सक्रियता से कौन से बीमारी होती है? तो ये कैंसर जैसे जो बीमारी है उनमें ओंकोजीन्स की सक्रियता पाई जाती है। अगला प्रश्न है डी। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन एक वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा जो है उत्पादित हुए प्रोटीन होते हैं, जो अन्य कोशिकाओं पर, जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उन पर भी प्रभाव डालते हैं, को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब ये है एक तरह से वह सुरक्षा घेरा उनके द्वारा दिया जाता है। तो इनको क्या बोलेंगे? प्रतिजीवाणु प्रोटीन, प्रतिवायरस प्रोटीन, प्रति कैंसर प्रोटीन, सम्मिश्रण प्रोटीन। तो इसमें उपयुक्त जो अच्छा विकल्प है वो क्या है? प्रतिवायरस प्रोटीन। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ई है मानव का सबसे निकटतम संबंधी। अब मानव का सबसे निकटतम संबंधी इसमें कौन सा उपयुक्त ऑप्शन हो सकता है? जावा मानव, निएंडरथल मानव, पेगिंग मानव, क्रो-मैग्नन मानव। तो इसमें निएंडरथल मानव एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें जो होमोसेपियंस है, होमो जाति से ये भी रिलेट करता है। तो इस तरह से इसमें निएंडरथल मानव सही उत्तर हो सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए। बीटी 20। बीटी 20 जो जीव है किस किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बीटी 20 ना, बीटी 20 जीव 20 भी कहते हैं इसको। किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बैसिलस बुल्गारिस, बैसिलस thuringiensis, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस मेगाथीरियम। तो इनमें से सबसे उपयुक्त जो है आंसर इसका क्या होगा? बैसिलस thuringiensis। तो इसमें क्या है कि thuringiensis बीटी शॉर्ट में बोलते हैं। जीवाणु आमतौर पर जो है जैविक खेती में आजकल कीटनाशक के रूप में इसका स्प्रे किया जाता है। आजकल इसका उपयोग बढ़ गया है। और जी में देखिए डीएनए
के एक घुमाव में शारीरिक कितने युगल होते हैं जोड़े। तो इसमें सबसे अच्छा उत्तर क्या हो सकता है, 10 युग्म सबसे स्थायी इसमें होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके 12, 10, 11, 9। तो 10 इसका सही आंसर हो सकता है। अच्छा देखिए, गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक क्या है। गर्भ निरोधक गोली का कार्य क्या होता है, फर्टिलाइज न होना, एग स्पर्म से फर्टिलाइज न होना। तो इसमें एक अच्छा चुनाव आपका क्या हो सकता है, वृद्धि हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या थायरोक्सिन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एक अच्छा इसमें विकल्प प्रोजेस्टेरोन हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या है, गर्भाशय की जो परत है के विकास को जो है सीमित रखता है और अंडोत्सर्ग को रोकने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है, इसलिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। अब जो है, जो आजकल एक नया प्रश्न आ रहा है जिसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है अभिकथन, दूसरा है कारण। ठीक है, उसका कारण। अब इसमें इनके अनुसार छांटना है अपना आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप नीचे दिख रहे ना, ये इसके अनुसार आंसर आपको छांटना है। अब देखिए, पहले तो आपको ये पढ़ लेना है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पीईएन जिसे कहते हैं द्विगुणित कोशिका है। और दूसरा उसका कारण क्या है, यह द्विनिषेचन का उत्पाद है, द्विनिषेचन के उत्पाद से द्विगुणित कोशिका बनती है, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब ये सही है नहीं है ये आपको देखना है। देखो, वैसे तो इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पीएन है और द्विगुणित नहीं 3n होता है, 3 गुणित होता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका अभिकथन ए गलत है परंतु कारण ए सही है, हो सकता है। अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है, ये ऑप्शन भी इसमें सोचा जा सकता है। इसी तरह अगला है जे में देखिए, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन में क्या है, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण कोशिका के केंद्रक में होता है। राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण कोशिका के केंद्रक में होता है। ठीक हो गया। और कारण आर, ये भी ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम द्वारा अनुवादित होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें दोनों ठीक लग रहे हैं। अब बात यह है कि क्या ए का जो रीजन है वो आर है कि नहीं, ये। अब राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण कोशिका के केंद्रक में होता है। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में संश्लेषण होगा। यह आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम द्वारा अनुवादित होता है। अब उसका केंद्रक में होता है करके अनुवादित होना जरूरी है क्या, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, दोनों सही हैं। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं। आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। अब व्याख्या करता है नहीं करता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो आपको ये ऑप्शन भी आपका ठीक जगह ले जा सकता है। ए और आर दोनों सही हैं, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी आपका सही आंसर की ओर ले जा सकता है। अब देखिए, ये तो एक प्रश्न के बारे में मैंने बात की, अभी हम इन्हीं प्रश्नों को और डिटेल में जाएंगे। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जो मैंने प्रश्नों को दिया था वही प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 से 5 तक आप देखिए, ये प्रश्न है, छोटे प्रश्न है। एकल कोशिका प्रोटीन के कोई 2 उदाहरण दीजिए, मेटास्टेसिस क्या है, पाइपेरेसी क्या है, अनुवादन को परिभाषित कीजिए। इस तरह से प्रश्न आएंगे। अभी हम और डिटेल जाएंगे, इसमें इनकी पूरी डिटेल देखेंगे। अपराग क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, मेंडेलियन विकार, ट्रॉफी बीजांड के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, बीजांड का एक अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ड्रग क्या है, संवेग तथा रस कहाँ से प्राप्त होते हैं, अंड जनन का रेखा चित्र आपको बनाना है, उसको द्वारा समझाना भी है। इसमें 2 एंटीबायोटिक का नाम लिखना है, उसके प्राप्त स्रोत भी बताने हैं। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और उसके कार्य क्या है, क्यों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह 13वां सवाल है आपका, पादप संरक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, क्यों हम पादपों को संरक्षित रखते हैं।
और 14वां प्रश्न है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे आई को। और भी प्रश्न इसमें पूरा पेपर है, 26 प्रश्न इसमें हैं। आनुवंशिक कोड क्या है, समजात समृद्धि अंग क्या है, और ये जो रोग है अमीबिता, एस्केरिस्ता, फाइलेरिया, ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके बारे में टिप्पणी लिखना। बाहित मल, ये आजकल कई सिलेबस में हट चुका है, तो फिर भी कई बार हम जानने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कई बार नॉर्मल लाइफ से होते हैं तो आ भी जाते हैं। न्यूक्लियोसोम के नाम की चित्र आप बनाएंगे, स्टैनली मिलर का प्रयोग सचित्र वर्णन करेंगे, प्लाज्मिड के बारे में आप लिखेंगे। ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे 24वां 25वां प्रश्न है पुनर्योगज डीएनए से आप क्या समझते हो, इसको बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। और या गर्भ निरोधक उपाय क्या है, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपायों का वर्णन कीजिए। एक 25वां प्रश्न है पुष्पिवादम में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। या हर्षे और चेस्के किस प्रकार सिद्ध किया गया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। और एक और जो है विशेष इन आजकल के पेपरों की विशेषता ये है कि निम्नलिखित पैराग्राफ का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद उसका आंसर आपको देना है। ये भी यहाँ पर आएगा। ये 1, 1 और 2 नंबर के कुल मिला के 4 नंबर का ये 26वां प्रश्न आपका होगा। इस प्रकार से प्रश्न है। चलिए अब हम एक एक प्रश्न पर डिटेल जाते हैं। देखो पहला दूसरा प्रश्न था एकल कोशिका प्रोटीन एससीपी के दो उदाहरण। सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं जिसको, एससीपी एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। मशरूम या स्पिरुलिना इसके उदाहरण आप दे सकते हैं। एससीपी में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, कवक, सूक्ष्म शैवाल से ये प्राप्त होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है मानव पशुओं के जो पूरक आहार के रूप में आजकल बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसलिए पूरक आहार के रूप में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है अब। एससीपी एससीपी तो पूरक भोजन के रूप में भी माना जाता है। इसमें प्रोटीन का एक अच्छा विकल्प है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत सुगमता से व अच्छी तरह और बड़ी अधिक मात्रा में ये एकदम उगता ग्रो करता है। तो एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन उत्पादन में जो सूक्ष्म जीव जो है अपशिष्ट पदार्थों का किण्वन करते हैं, वो इस प्रकार से हो सकते हैं। लकड़ी, भूसा, शराब से उत्पादन से जो अवशेष रहता है, हाइड्रोकार्बन है, मानव तथा पशु मल है, ये चीजें इसमें हो सकती हैं। हाँ, तो दूसरे प्रश्न के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे में मेटासिस क्या है। मेटासिस क्या है, ये एक अंक का प्रश्न है। तो इसमें कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं उनके जो मूल ट्यूमर से अलग होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की एक प्रक्रिया है जिसको हम मेटासिस कहते हैं, मेटास्टेसिस। कैंसर कोशिकाएं जो है रक्त या लसिका प्रणाली के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और शरीर के दूसरे अंगों या ऊतकों में वो ट्यूमर बनाते हैं। ट्यूमर मतलब कैंसराइज करते हैं। मेटास्टेसिस को मेटास्टेटिक कैंसर या द्वितीय कैंसर भी इनको कहा जाता है। मेटास्टेसिस के कारणों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी जो है शामिल है। मतलब आपकी अगर प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है और ऑक्सीजन की कमी इसमें अक्सर देखी जाती है, तब जाके सेल काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मेटास्टेसिस मुख्य रूप से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक स्थानीय मेटासिस है, एक क्षेत्रीय मेटास्टेसिस है और एक है दूरस्थ मेटास्टेसिस है। तो 3 तरह से ये होगा। जहाँ पर जो स्थानीय, जैसा कि उसका नाम है, कैंसर कोशिकाएं आसपास के ऊतकों या लिम्फ नोड्स में फैलती हैं, मतलब स्थानीय आसपास फैलती हैं। और क्षेत्रीय मेटास्टेसिस जहाँ कैंसर दूर तक फैल गया हो, ठीक है, लेकिन अभी भी शरीर के उसी क्षेत्र में है, दूर है उसी क्षेत्र में है। अब बहुत अधिक दूर जब चले जाएगा तो वो आएगा दूरस्थ मेटास्टेसिस में, जहाँ कैंसर कोशिकाएं जो है प्राथमिक साइट से दूर ट्यूमर बनाने के लिए फैल जाती हैं। तो इस तरह से मेटास्टेसिस को आप समझा सकते हैं।
अगला प्रश्न है बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी किसी देश के जैविक संसाधनों का बिना अनुमति के इस्तेमाल करना। जैविक संसाधनों का बिना अनुमति के इस्तेमाल करना, ये शब्द याद रखें। इसे वैज्ञानिक जो है उपनिवेशवाद भी कहा जाता है इसको। तो पायरेसी जैसे होती है वैसे भी बायोपायरेसी है ये। किसी देश में जैविक संसाधनों का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है, तब हम उसे बायोपायरेसी कहते हैं। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो जैव रसायन है, आनुवंशिक सामग्रियां हैं, व्यावसायिक उनका दोहन किया जाता है, तब बायोपायरेसी उसे कहा जाता है। और इसके अलावा शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक बिना अनुमति के प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तब भी बायोपायरेसी है। अगर किसी समुदाय क्षेत्र या देश से संबंधित जैविक सामग्री, स्वदेशी ज्ञान या विशेष एकाधिकार हासिल उसमें कर लेते हैं वो, तब भी बायोपायरेसी है। ये किसी सामग्री का पेटेंट कर देना और बौद्धिक संपदा के जरिए विशेष एकाधिकार हासिल कर देना, तब भी बायोपायरेसी है। उस समुदाय को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, तभी वो बायोपायरेसी में आया जाता है। जहाँ से वो जैव संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब भी बायोपायरेसी है। बायोपायरेसी आज पर्यावरणीय समस्याओं में से एक ये भी है। देखो, एक उदाहरण आप देख सकते हैं। अमेरिकी कंपनी द्वारा भारतीय धान की एक किस्म से नई किस्म विकसित कर बासमती पर एकाधिकार हासिल करना एक बायोपायरेसी का यहाँ पर एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है। अगले प्रश्न पर जाते हैं। अनुवादन क्या है। अनुवादन शब्द को न्यूक्लिक एसिड की जानकारी को अमीनो एसिड में बदलने की प्रक्रिया को परिभाषित किया जा सकता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड की जानकारी को एमिनो एसिड में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, ये याद रखें। न्यूक्लिक एसिड की जानकारी को एमिनो एसिड में बदलने की प्रक्रिया मतलब एमआरएनए टेम्पलेट के प्रोटीन बनाने की क्रिया से संबंधित है। अब मतलब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, दो शब्द ये दूसरा आ गया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया, ये भी आप याद कर सकते हैं। अनुवादन क्या है अगर आता है, प्रश्न आता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आता भी है। अनुवादन की प्रक्रिया के दौरान जो है आरएनए पर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को प्रोटीन के एमिनो एसिड अनुक्रम में अनुवादित किया जाता है, ठीक। अनुवादन की पूरी प्रक्रिया जो है राइबोसोम द्वारा की जाती है तथा राइबोसोम और टीआरएनए दोनों एक परिपक्व एमआरएनए प्रतिलेख करते हैं उसका। इसमें ऊर्जा गहन प्रक्रिया में कई एंजाइमों का इसमें चयन करते हैं। तो इस प्रकार से अनुवादन को एक शॉर्ट नोट्स आप इसमें बना सकते हैं। और अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला प्रश्न जैसे है, अपरा क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। अपरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अपरा या प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, प्लेसेंटा या बीजांड सन, इसमें गर्भावस्था के दौरान जो है गर्भाशय विकसित होने वाला एक, गर्भाशय जहां पर विकसित होना है, गर्भाशय में विकसित होने वाला एक अंग है ये क्या काम करता है। देखो, माता के भ्रूण, माता और भ्रूण के बीच में संबंध स्थापित करता है। मतलब माता जो पोषण करती है, उत्सर्जन, बच्चा या श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वो सब इसके द्वारा जाएगा। मतलब भ्रूण और शरीर, माता के शरीर और भ्रूण के बीच जो संबंध स्थापित करता है, मतलब एक बीच का लिंक, एक पुल समझो, एक ब्रिज समझो, जो माता से उस बच्चे तक, जो भ्रूण जिसे हम कहते हैं, उन चीजों को लाना और ले जाने का काम कर रहा है। लाने का भी, ले जाने का, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और सूक्ष्म जो जीव से बचाना, मतलब जो कई बार संक्रमण हो जाता है तो उनसे बचाने का काम भी प्लेसेंटा अपरा द्वारा किया जाता है। तो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन भी इसके द्वारा दी जाती है। माँ के शरीर में बने एंटीबॉडीज को भ्रूण के शरीर में पहुंचाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है।
भ्रूण के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं माता की गुर्दों के जरिए बाहर निकालने का कार्य भी अपरा का होता है। तो इस तरह से गर्भावस्था के करीब 7 से 10 दिनों के बाद गर्भाशय में निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने के बाद अपरा बनना शुरू हो जाता है। तो अपरा कब बनेगा? 7 से 10 दिनों में जब निषेचित अंडा निषेचित हो जाता है तो तब इसका कार्य 7 से 10 दिनों के बाद शुरू हो जाता है, अपना काम शुरू कर देता है। इस तरह से अपरा आगे को कार्य करता है। अब अगला प्रश्न पे जाते हैं। देखो, मेंडेलियन विकार क्या कहते हैं? विकार मतलब रोग। मेंडेलियन रोग या विकार जिसे कहते हैं। किसी दो मेंडेलियन विकारों के नाम लिखिए। आपको ये प्रश्न है। देखो, 2 नंबर का प्रश्न ये है, एक तरह का आनुवंशिक विकार है। अब आनुवंशिक शब्द जहाँ पर आ जाता है वहां पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये शब्द भी आ जाता है। तो जो किसी व्यक्ति के जीन या जीनोम के असामान्य जो लक्षण हैं के कारण जो है ये विकार जो है जन्मजात होते हैं। जन्मजात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो चीज जा रही है वंशावली में, तो वो अपने आप जन्मजात है। एक मेंडेलियन विकारों में कुछ उदाहरण जो है आप नॉर्मली देखते हैं, हीमोफीलिया, रंग अंधापन, स्किल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये तमाम उसके रोगों के मेंडेलियन विकारों के उदाहरण हैं। और ये विकार जो है उत्परिवर्तन जीनों में विसंगति के कारण कई बार होते हैं। विकारों का पता जन्म से ही लगाया जा सकता है। मतलब उसके अगर अध्ययन करना है तो वंशावली का अध्ययन करना पड़ेगा, वंशावली का विश्लेषण करना पड़ेगा कि पहली पीढ़ी में था कि नहीं, अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा। तमाम पीढ़ियों से माता पिता जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनके द्वारा ये दूसरी पीढ़ी में आता है। ये विकार बहुत दुर्लभ होते हैं, 1000 में से 1 या लाख में से 1, लाख में से 10 इसको कह सकते हैं, एक दूसरे परिवार में जाते हैं। ठीक है, इस तरह से 8वां प्रश्न आप देखिए, एक बीजांड है। बीजांड की संरचना किस प्रकार का होता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसमें देखो, यह हाइलम है, इसका ये शैलजा और बीजांड काय आप देख रहे हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं इसमें होती हैं, ये भ्रूण कोश के अंतर्गत आते हैं। इसमें ध्रुवी केंद्रक आप देख रहे हैं, अंड कोशिका आप देख रहे हैं, सहायक कोशिकाएं इसमें होती हैं। और बाह्य और आंतरिक अध्यावरण कहते हैं, आवरण बाह्य और आंतरिक अध्यावरण नहीं होते। एक बीजांड द्वार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बीजांड ग्रंथ जो है यहाँ पर होता है। इसी तरह एक बीजांड की संरचना आप देख सकते हैं और इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रग क्या है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और ऐसी चीजें बहुत सारे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत आती हैं। तो जैसे अगला प्रश्न है 9 है, ड्रग क्या है? समय तथा तरस कहाँ से प्राप्त होते हैं? ड्रग क्या है? अब ड्रग क्या है? नॉर्मल शब्दों में ड्रग दवा से मतलब है। यहाँ पर ड्रग का मतलब है सीधे सीधे जो पदार्थ है नशीली पदार्थों से, अवैध पदार्थ या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल हो जाने वाली दवाएं, अवैध पदार्थ, उसमें चरस तथा स्मैक एक प्रकार के ऐसे पदार्थ जो नशीले पदार्थ हैं, जिनका मतलब हमारे समाज में इनको अलाउ नहीं किया जाता है। स्मैक ड्रग का ही एक प्रकार है और स्मैक को ब्राउन शुगर या हीरोइन भी ये नाम से प्रचलित है। इसका निर्माण जो है मॉर्फिन के एसिटिलीकरण, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण, ये याद रखिए, इसके द्वारा जो है ये जो ब्राउन शुगर या हीरोइन इसको बनाया जाता है। इसकी प्राप्ति जो है पोस्ते के कच्चे फल से के स्राव से होता है। इसका जो है बॉटनिकल नेम क्या है? पपयुआ सोमनिफेरम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह चरस है, गांजे के डंठलों के पत्तियों से मिलता है। और कुमाऊं में भी बहुत सारा चरस पाया जाता है, नेपाल वाले क्षेत्र में, कश्मीर वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान में।
तुर्किस्तान में ये निकाला जाता है। परंतु जो भांग होता है, भांग से ये बनता है। भांग की खेती यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में, पहाड़ के क्षेत्र में बहुत अधिक की जाती है, क्योंकि ये कई सब्जी के काम भी आता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि उसका नशीला पदार्थ को फेंक दिया जाता है, कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कुछ दिनों बाद ये जो चरस जिसे कहते हैं, तो मुलायम और चमकीला होता है, मोम की तरह। कुछ दिनों के बाद कड़ा या मटमैला ये हो जाता है, तो उस गांजे को भांग से ज्यादा हानिकारक माना जाता है। हानिकारक तो है ही, क्योंकि अपने आप में नशीले पदार्थ हैं जो शरीर पर असर तो उनका पड़ता ही है। देखिए, अगले प्रश्न में जाते हैं। अंडजनन की क्रिया को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। आप रेखाचित्र आप देख सकते हैं। अंडजननी सूत्री विभेदन, इसमें प्राथमिक अंडक इसमें देख सकते हैं 1 से 2। तो इसमें क्या आता है, अंडजनन ओजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण जिसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो अंड जनन की प्रक्रिया जो है, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग अंडाशय में ये चलते रहता है, और प्राथमिक ओसाइट से अंडाणु का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है और विभिन्न उप प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होती है। इस तरह से एक अंड जनन की क्रिया होती है। अगले, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजों को ले रहा हूँ, ये अभी 11वें प्रश्न में पहुंचे हैं। ये कुल 26 प्रश्न आपके होंगे। उन प्रश्नों में कम से कम एक बार चले जाएं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये सोचेंगे कि एक साल ही पूरा हो जाएगा, इतना संभव नहीं है। एक दो बार अगर आप उसको देखेंगे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। एंटीबायोटिक्स के दो नाम तथा उनके स्रोत। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स के दो नाम और उनके स्रोत। हाँ, तो एंटीबायोटिक्स के दो नाम क्या हैं, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन। तो इसमें जो है पेनिसिलिन कवक है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी खोज की थी। और स्पेलोस्पोरिन जो है का स्रोत जो है स्पेलोस्पोरियम कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने या उसकी वृद्धि को रोकने वाली दवा मुख्य रूप से हम इसे कहते हैं। सामान्य कोई भी दिक्कत हो जाती है, आजकल एंटीबायोटिक का प्रचलन बहुत अधिक होता है बहुत सारे रोग में, जैसे मूत्र मार्ग में संक्रमण है, यूटीआई जिसे कहते हैं, निमोनिया है, यौन संचालित रोग है, और बहुत सारे इलाज, इसका इलाज एंटीबायोटिक के माध्यम से होता है। तो एंटीबायोटिक वायरस के कारण होने वाले जो संक्रमण है, इनमें इसका उपयोग नहीं होता है। तो वायरस जैसे सर्दी जुकाम लग जाता ना, वायरल होता है वो, तो उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होता है। तो एंटीबायोटिक लेने के बाद कई बार उसका असर गलत भी हो सकता है। दस्त होते हैं, पेट दर्द, मतली, उल्टी, सिर दर्द, संक्रमण काली, ये चीजें हो सकती हैं। इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक लेने के बाद अगर आपको एलर्जी के लक्षण अगर इस टाइप प्रकार के होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये तो आप वैसे भी जानते हैं। तो इस चीज को लिख सकते हैं, इसकी डिटेल आप अपनी आंसर बुक में। अब अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसके कार्य क्या है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटने वाला एक प्रकार की कैंची है या एक प्रकार की प्रोटीन है। तो डीएनए के दोहराए गए अनुक्रम या विदेशी डीएनए को काटकर डीएनए अणुओं को आकार को निर्धारित करते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम तो उसकी संरचना या पहचान की खासियत पर इसको बांटा जाता है। कुछ प्रमुख कार्य इसके क्या है। तो प्रतिबंधन एंजाइम बड़े डीएनए अणुओं को छोटे टुकड़ों में काटने का काम यह है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है बड़े डीएनए अणुओं को छोटे टुकड़ों में काटना। प्रतिबंधन एंजाइम का एक बहुत बड़ा कार्य, ये डीएनए और उनके पहचान अनुक्रम के मुताबिक जो है उनको काटने का काम करता है। इससे डीएनए के
बदलाव जो है, डीएनए में बदलाव करके कोई फल या कोई भी जो जीव है उसमें बदलाव करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है जीन क्लोनिंग, डीएनए विखंडन, विश्लेषण या आणविक जीव विज्ञान में इनका बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरिया ने खुद को विदेशी डीएनए से बचाने के लिए एंजाइम हासिल किए हैं। प्रतिबंधन एंजाइमों में आरईएज, ईएनएज, रेस्ट्रिक्टेज इनको कहा जाता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम को 4 सामान्य समूह बांट सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और होमिंग एंडोन्यूक्लियस में इसको बांटा जा सकता है। तो इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो कुछ उसमें से खास बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इसी तरह आगे को जैसे 13 क्वेश्चन था, पादप संरक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। जैसे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन है कि पादप संरक्षण क्यों करते हैं, पौधों का संरक्षण हम क्यों करते हैं, क्यों, क्या कारण है कि हम पौधे को बचाते हैं, जंगलों को बचाते हैं, अपने हर जगह जो है पौधे लगाओ एक आंदोलन के रूप में लेते हैं। वही चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो लिखें, आपके अलावा भी आप इसमें भी अधिक जानकार हैं, उन चीजों को भी आप इसमें ला सकते हैं। पादप संरक्षण के उद्देश्य देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो प्राकृतिक संतुलन, देखो प्रकृति में किस प्रकार से संतुलन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें इससे आती है। क्योंकि आपका जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंजप्शन उसका हो रहा है, तो दोनों को बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। तो इसके अलावा भी संकटग्रस्त से दुर्लभ और सुविध प्रजातियों को सुरक्षित रखना, पादप संरक्षण, सभी प्रजातियों का संरक्षण करना पादप संरक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। सभी जीव जातियों के जो जीन पूल को सुरक्षित रखना, मतलब भविष्य में अगर वो विलुप्त हो जाए तो उसके जीन जो है संरक्षित रखे जा सकते हैं। पादप संरक्षण के और क्या उद्देश्य हो सकते हैं, स्वस्थ रखकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा। कई पादप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे विश्व के लिए, हमारे लिए। तो पौधे कीटों को बचाकर भूख, पौधों को कीटों से बचाकर भूख से बढ़ती दुनिया को भोजन उपलब्ध कराना। अगर पौधे बचेंगे तो कहीं ना कहीं फसल या अन्य चीजें बढ़ेगी, जिससे भोजन जो है पूरे संसार के लिए अधिक होगा। अगर जो है संरक्षण नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो पूरे फसल के फसल या जंगल के जंगल चौपट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव जो है मनुष्य के लिए ही होगा। तो पौधों को जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन में पौधों का बड़ा रोल होता है। जंगली आबादी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है पौधे, क्योंकि जो शेर, भालू, बाघ जो है जंगल में रहते हैं, उनको उनका आवास पौधे के आसपास ही है। तो अगर उनको काट दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम उनको भी खोने जा रहे हैं। तो बगीचे, पौधे का संग्रह करना, तो ये बहुत चीजें हैं जिनको आप एक बना सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। इसी तरह आप देखो, ये भी कई बार आया है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस को कैसे परिभाषित करना है, देखो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ग्रेगर मेंडल द्वारा पेश किए गए 2 तरह के क्रॉस हैं। ठीक है, किसके द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल, आप उसमें देख सकते हैं आनुवंशिकी में। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है प्रभावी जो फिनोटाइप जिसको कहते हैं, प्रभावी जो फिनोटाइप डोमिनेंट है, जो समयुग्म की अप्रभावी फिनोटाइप जनक के साथ प्रजनन करार पर टेस्ट क्रॉस उसमें कहलाता है। टेस्ट क्रॉस का पता चलता है। संकर पौधे में प्रभावी लक्षण जो है विषम युग्म की या समयुग्म की टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की जीनोटाइप को पहचानने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज आती है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे को उसके मूल पौधों में से किसी एक के साथ प्रजनन कराया, बैक क्रॉस कर F1 पीढ़ी में जो संकर पौधा है, जो जिसमें दोनों के लक्षण हैं, तो उसको बैक किया जाता है। ठीक है, बैक क्रॉस कहते हैं, किसी एक के साथ फिर से क्रॉस किया जाता है, तो बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का इस्तेमाल माता पिता से एक कुलीन जीनोटाइप को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बैक क्रॉस जो संकर को बीसी संकर भी कहा जाता है। बैक क्रॉस का इस्तेमाल बागवानी है, पशु प्रजनन के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा इसका
उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्तरो चक्र। ये दो भागों में विभाजित है। एक है आर्तरो चक्र, जो आप पहले से जानते हैं कि मादा में जो आर्तरो चक्र जो है प्राइमेट में, जैसे बंदर है, कभी मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तरो चक्र कहते हैं। मतलब एक प्रकार का स्त्रियों में यह जो स्त्रियां हैं उनमें लगभग 28 या 29 दिन का ये चक्र होता है और हर 28-29 दिन बाद ये दोहराया जाता है। इसको रजोधर्म आर्तरो चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम से जाना जाता है। इसमें जो है अंड का निर्माण जो है हर महीने होता है, तो उसकी एक पूरी प्रोसेस है। इसकी आप डिटेल भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केएस शॉर्ट में से बोला जाता है। आनुवंशिक स्थिति है। ये तब होती है जब पुरुषों का एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। मतलब 47 जिसे कहते हैं, 47 इसमें एक गुणसूत्र अधिक होता है। वैसे नॉर्मली 46 होते हैं, तो इसमें 47 होता है, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ जो है इसमें होता है। तो केएस जो शारीरिक, भाषाई तथा सामाजिक विकास में विविध चरणों को प्रभावित करता है। केएस से पीड़ित कुछ लोगों में यौन वयस्कता तक यह पता नहीं चल पाता है कि उन्हें कोई रोग है। तो ये क्या है, देखो केएस जो है परिवारों में नहीं पहुंचता है और पीड़ित अधिकांश पुरुष जो है बांझ होते हैं, लेकिन कुछ के बांझपन विशेषज्ञों की मदद से स्वस्थ बच्चों को भी जन्म दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। पुरुष बांझ होते हैं। इससे पीड़ित अधिकांश लोग सामान्यतः उत्पादक जीवन जीने की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब इसका कई बार संभावना रहती है कि उसके बांझपन दूर हो सकते हैं। 16वां प्रश्न है, देखिए आनुवंशिक कोड की क्या विशेषताएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों से बना है। आनुवंशिक कोड या जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं, तो जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों से बना है जो अमीनो अम्ल के कूट होते हैं। इनकी कोई 4 विशेषताएं आप देख सकते हैं। जैसे कोड विशिष्ट होते हैं क्योंकि यह कोड केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड लेखन कर सकता है। एवीजी जो अभी बताया मैंने, मिथियोनिन जो है कोड के साथ प्रारंभिक कोड भी कहते हैं। प्रकट दूध जो है आरएनए में एक साथ बिना रुके पढ़े जा सकते हैं। ये इस प्रकार से एक इसमें शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो समजात और स्मृति अंगों के उदाहरण से परिभाषित कीजिए। ये कुछ एक तरह से गाइडलाइन है क्वेश्चन के, और आगे आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समजात तथा स्मृति अंग किसे कहते हैं? जैसे नाम से है समजात अंग। समजात अंग वही अंग जो विभिन्न जीवों की संरचना और विकास में समान होते हैं। संरचना और विकास मतलब मूल रूप से जो संरचना होती है और जो विकास होता है वो समान होते हैं, लेकिन कार्य में अलग होते हैं। ये शब्द याद रखिए। संरचना, मूल संरचना जिसको कहते हैं हम, वो होती है जन्मजात, लेकिन उनके कार्य जो है अलग अलग होते हैं। उनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए मेढक के जो अग्रपाद है, पक्षियों के जो पंख हैं, ये भी अपने आप में एक अग्रपाद है। चमगादड़ के पंख हैं, वो भी अग्रपाद के रूप में पंख जो है, आगे के जो हाथ है वो पंख के रूप में विकसित होते हैं। तो इस तरह से घोड़े के अग्रभाग जो आप याद कर सकते हैं, मानव के हाथ जो है ये समजात अंग हैं जिनको आप अच्छी तरह याद करो। दूसरी चीज आती है समवर्ती। समवर्ती मतलब अगर लगभग लगभग आप लगाए इसका उल्टा। जो बाहरी रूप से कार्य तो उनके समान होंगे, जो विभिन्न जीवों में समान कार्य करते हैं, लेकिन उनकी जो मूल संरचना जिसके हम विकास में, मूल संरचना में उनकी भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो इनकी उत्पत्ति जो है अलग अलग होती है। तो उदाहरण के लिए जो है
पक्षी भी उड़ता है, देखो एक कीट भी उड़ता है, उसके भी पंख होते हैं, पक्षी के भी पंख होते हैं, चमगादड़ के भी पंख होते हैं। तो उनके पंख में बहुत अंतर आप देखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं समवर्ती अंग और समजात अंगों को हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न पर जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। अब ये भी एक है तो नॉर्मल, परंतु हमारे आसपास से रिलेट बहुत करता है ये। अमीबियोसिस, एस्केरिस्ता, फाइलेरिया, ये 3 रोग जो है बहुत भी आप देखे भी होंगे आपने। अमीबा का संचरण मल के द्वारा, जैसे कई बार नीचे खुले में मल मूत्र इत्यादि करते हैं, तो अमीबा में होने वाली जो बीमारी अमीबियोसिस कहते हैं। अमीबा से जो बीमारी होती है अमीबियोसिस कहते हैं। अमीबियोसिस में कुछ कारण ये है, दूषित पानी, मतलब भोजन, दूषित भोजन। अब ये दूषित कैसे होता है, जो बाहर मैंने कहा ना, गंदे हाथों से खाना, गंदे स्थान पर कोई चीज़ गिर जाना, उससे खाना। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे गिरी हुई चीज़ आप बिना देखे कई बार बच्चे जो है ले लेते हैं, गिरा हुआ खा लेते हैं, तो ऐसे में संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चे नहीं भी करते हैं तो कई बार जो कई खाद्य सामग्री जो है बेचने वाले इस तरह से सफाई से काम नहीं करते, तो तब भी कई चीज़ों की संभावना बढ़ जाती है। तो गंदे हाथों से भोजन तैयार करना, शौचालय जाने के बाद हाथों को ठीक से न धोना, गुदा संपर्क इसमें कहते हैं। मक्खियों तथा तिलचट्टों के जरिए संक्रमण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कई घरों में जो है तिलचट्टे तथा मक्खियाँ सामने भिनभिनाते रहते हैं और खाते जाते हैं लोग। ऐसे स्थानों में, ऐसी गलियों में भी लोग रहते हैं जहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता छोटे बच्चों द्वारा, तो ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ परजीवी है, एक कोशिकीय परजीवी है, बड़ी आंत तथा कभी कभी लीवर या दूसरे अंगों को संक्रमित करता है। अमीबा संक्रमित मल से दूषित मिट्टी, उर्वरक है, पानी, हफ्ते या महीनों पर रखा हुआ पानी है घड़े में या कहीं पर भी, तो अमीबियोसिस से पीड़ित व्यक्ति 10 में से 1 व्यक्ति के लक्षण दिखते हैं। तो कब्ज होता है, पेट दर्द होता है, ऐंठन इससे होती है, ठीक है। ज्यादा श्लेष्म वाला मल, जिसे डिसेंट्री बोलते हैं, खून के थक्के, ये चीजें इससे होने की संभावना अधिक होती है। अगला आता है एस्केरिस्ता। एस्केरिस्ता रोग का संचरण जो है संक्रमित व्यक्ति के मल से, दूषित भोजन या पेय पदार्थों के सेवन से होता है। मतलब ये भी वही चीज आती है इसमें भी लगभग लगभग। तो संक्रमित व्यक्ति के मल में एस्केरिस के अंडे होते हैं और ये अंडे मिट्टी, पानी तथा सब्जियां, फलों को दूषित कर सकते हैं। कई बार जो है, जो फल है, जो सब्जियां, मेनली सब्जियों में जो है बहुत अधिक ये चीजें डाली जाती हैं खाद के रूप में, तो वहां पर ये एस्केरिस होने की संभावना बढ़ जाती है, उसके अंडे होने की संभावना बढ़ जाती है। जो संक्रमित व्यक्ति हाथ में या अंगुली में दूषित गंदगी या छूने से भी यह मुंह में जा सकता है और संक्रमण उसका हो सकता है। तो बिना हाथ धोए खाना, मिट्टी में कपड़े, अंडों का संचरण होना, अस्वस्थता रोग के हो सकता है। उसके इसके क्या लक्षण है, देखिए, आंतरिक रक्तस्राव। आंतरिक रक्तस्राव मतलब जो आंत में है वहां पर ब्लीडिंग होगी, ब्लड निकलेगा, पेशी पीड़ा मतलब मसल पेन जिसे कहते हैं, बुखार आएगा, ज्वर जिसे कहते हैं, रक्त की कमी होगी, आंत में दर्द होगा। ये मुख्य लक्षण इसमें देखे जाते हैं। अब अगला रोग है फाइलेरिया। देखो फाइलेरिया ये भी कई बार बहुत आया है, जिसको नॉर्मली आप हाथी पांव भी बोलते हैं। तो मच्छर द्वारा प्रसारित लार्वा त्वचा पर जमा होता है, जहाँ पर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो लार्वा फिर लसिका या वाहिकाओं में चले जाते हैं, तो वयस्क कर्मियों में जो है के रूप में विकसित होता है। तो इस तरह से इसका जो संचरण चक्र जो है जारी रहता है। जहाँ पर भी फाइलेरिया जो है फैलता है,
तो वहाँ सभी आयु वर्ग के लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। सामान्यतः हाथी पांव नाम इसका दिया जाता है, हाथी पांव नाम से। इसमें क्या होता है, पैरों और हाथों में सूजन, मतलब हाथी पांव इतना मोटा पांव हो जाता है, और हाइड्रोसील अंडकोश में भी सूजन हो जाती है, उनकी साइज भी बढ़ जाती है, अंडकोश में सूजन हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के संक्रमण के पश्चात बीमारी में 5 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं। मतलब ये नहीं कि अभी हो गया तो अभी पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगले प्रश्न पर जाते हैं। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, दो शब्द हैं इसमें, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता का मतलब क्या है, देखिए सप्रभाविता, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे। जब संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती है, ये शब्द याद रखें। सह प्रभाविता का मतलब होता है जब संतति दोनों जनकों से, मतलब मेल और फीमेल दो जनक जो भी हैं, मदर फादर जैसे कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों के गुण उसमें मिलते जुलते होंगे। मतलब ये नहीं लगेगा कि इसमें एक ही के गुण जैसे हैं, तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव में जो ए, बी और ओ जो रुधिर वर्ग हैं, जो निद्रा करने वाले लाल रुधिर को जो कोशिकाएं हैं, सहप्रभाविता का एक उदाहरण है। और इसके अलावा मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर आप ये वर्ग आप ये देख ही सकते हैं कि इसमें ए, बी और ओ इनसे ही बने रहते हैं, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार के लाल रुधिराणु कोशिकाओं करती हैं। तो इन रुधिर वर्गों में का नियंत्रण आई जीन करता है। तो इससे 3 युग्म विकल्पी होते हैं, आई ए जिसका रक्त समूह होगा, आई बी जिसका रक्त समूह बी होगा। तो आई ए और आई बी साथ साथ उपस्थित होने पर सहप्रभावी होते हैं, जिसको हम एक साथ ए बी ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी ग्रुप जो है इसका एक उदाहरण है, दोनों के लक्षण उसमें आ जाते हैं। सहप्रभाविता का एक उदाहरण यहाँ पर देखा जाता है। दूसरी चीज आती है अपूर्ण प्रभाविता, जैसे कि नाम ही है उसका अपूर्ण। अपूर्ण मतलब पूरी तरह नहीं। जब संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है तो वो तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है। मतलब जैसे फूलों में आप देख सकते हैं, एक फूल है लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प है, और दोनों में क्रॉस अगर होता है तो स्वपरागण के बाद जो फूल होगा वो गुलाबी होता है। अब न लाल हुआ न सफेद हुआ, नई चीज आ गई, नया रंग आ गया, गुलाबी। तो गुलाबी एक रंग जो है, तीसरा रंग यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज जो है कार्ल कोरेंस ने 1903 में की थी। प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम के मुताबिक किसी भी जीव के लक्षणों का निर्धारण जीनों द्वारा होता है। ठीक है, उसमें एक प्रभावी लक्षण होता है। जो जीन जोड़े में होते हैं, इनमें एक प्रभावी होता है जिसको डोमिनेंट जीन कहते हैं, और दूसरा रिसेसिव होता है जिसे अप्रभावी कहते हैं। मेंडल का नियम में यह स्पष्ट रूप से प्रभाविता का नियम में आप देख सकते हैं। जिन सदस्यों में दोनों अलग अलग विपर्यासी रूपों का के कारक जो है साथ साथ उपस्थित होते हैं, उनमें लक्षण में केवल प्रभावी रूप ही उसमें प्रकट होता है। मतलब उसको जो लक्षण प्रभावी प्रकट होगा, जैसे लाल पुष्प है, सफेद पुष्प है, अगर लाल पुष्प आता अपन जनरेशन में तो लाल रंग जो है प्रभावी होता है, परंतु यहाँ पर लाल रंग नहीं, या सफेद रंग आता तो सफेद रंग प्रभावी होता। तो यहाँ पर गुलाबी एक नया रंग आ गया। तो अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता है। एक प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न नहीं भी आता है, कोर्स से हट भी गया है। बाहित मल के उपचार की विधि का वर्णन कीजिए, मगर सीखना जरूर चाहिए। उसमें है क्या, सीखने में क्या है, शॉर्ट टर्म्स में है ये सब। बाहित मल के उपचार की विधि। बाहित मल जो है, जो सीवेज लाइन होती है, बाहित मल आप देखते हैं बड़े शहरों में इस प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो किस प्रकार से उसका उपचार किया जाता है। बाहित मल उपचार की प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। इसके उपचार, पहला चरण है प्राथमिक उपचार, जिसमें भौतिक प्रक्रिया होती है। भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है, छोटा बड़ा जो भी ऊपर से जो बड़े छोटे कण होते हैं उनको अलग किया जाता है। और उसके बाद बाहित मल के प्राथमिक उपचार में तैरने वाले मलबे को अलग किया जाता है। फिर
उसके बाद बसने वाले टैंकों के अवसादन या ग्रिट से हटाया जाता है, उसको तलछट में प्राथमिक कीचड़ के रूप में जो जमा होता है उसको हटाया जाता है, और तैरने वाले पदार्थ को बहिस्राव के रूप में जाना जाता है। तो बहिस्राव को माध्यमिक उपचार से जो है प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल भी किया जाता है जो इस चीज को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो वाहित मल में मौजूद सूक्ष्म जीव वाहित मल का प्राकृतिक उपचार करते हैं इसमें। तो वाहित मल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करके सूक्ष्मजीव वाहित मल को जैव रासायनिक आक्सीकरण मांग बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है। इस तरह से एक ट्रीटमेंट है। या आप इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परितंत्र आप इकोसिस्टम देखते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रवाह, मेनली ऊर्जा जो है सन द्वारा आती है। पूरी पृथ्वी जो है उसी पर जीवित है, प्राथमिक सोर्स है एनर्जी का। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सौर ऊर्जा से शुरू होकर उत्पादकों से उपभोक्ताओं और अपघटनों तक। अपघटक मतलब ऊर्जा जो है जैसे क्या है, उत्पादक किसे कहते हैं, पादप हो गए। पादप से किस में जाएगा, पादप को जो खाएगा वो उपभोक्ता कहलाएगा। उपभोक्ता उसके बाद डेड होने का अपघटन उसका होता है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे पादप है, पादप को खाया किसी बकरी ने, गाय ने, क्या हिरण ने, तो वो अपने आप हिरण गाय बकरी क्या है, एक उपभोक्ता है, और पादप क्या है, एक उत्पादक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में जो ऊर्जा का प्रवाह जो जाता है, तो इसी को हम ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की कुछ खास बातें क्या क्या हो सकती हैं। देखिए एक दिशीय होता है, ठीक है, इधर से सूर्य की रोशनी से सोलर एनर्जी का प्रयोग, ये जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं, इसमें आपका ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब इसमें भोजन बनाने की क्रिया इसमें हो रही है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जिसमें आपके अगर तालाब की बात करें तो फिश हैं, इंसेक्ट हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। अगर हम उससे और आगे बढ़ें, फिर अगर हम हर्बीवोर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तालाब में गए तो फिशेज भी आ सकते हैं। हर्बीवोर्स में आप हिरण, मैंने कहा ना, हिरण है, गाय है, ये आ सकते हैं। और उसके बाद ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। और अब इसके बाद जो आएंगे जो मांसाहारी होंगे, कार्निवोर्स होंगे, जैसे वोल्फ है, फ्रॉग है, फिश है, इसमें देख सकते हैं। अब इसके अलावा जंगल में आप लायन देख सकते हैं, स्नेक देख सकते हैं, शेर, भालू इत्यादि देख सकते हैं। उसके बाद जब डेड हो जाएंगे, ये सब डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई जो है इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये एक तरह का ऊर्जा का प्रवाह आप देख सकते हैं। इसका स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ने उस ऊर्जा को लिया, पौधे ने उसमें संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बनने के बाद उसको जीवित जीव में ऊर्जा दिया उसमें। और ऊर्जा के नियम के मुताबिक जो है 10% ऊर्जा पारिस्थितिक पिरामिड से एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है। लिंडमैन के ऊर्जा नियम के मुताबिक जो है 10% ऊर्जा पारिस्थितिक पिरामिड के एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है। तो ज्यादातर ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, गर्मी जो है उसमें निकल जाती है। तो सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के समय ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में फिर चले जाती है। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम का पालन ये करता है। इस तरह से इसको बना सकते हैं। और एक प्रश्न और है, देखिए फटाफट इन प्रश्नों पर जाते हैं। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। आप न्यूक्लियोसोम आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या है कि न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या होती है। एकल न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन के एक कोर के चारों ओर लिपटे डीएनए अनुक्रम का लगभग 150 बेस जोड़े, क्षार युग्म जिसे कहते हैं, गुणसूत्र बनाने में न्यूक्लियोसोम बार बार खुद को मोड़ते हैं ताकि पैकेज किए गए जो डीएनए को कस और संघनित किया जा सके। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। यदि
प्लेबैक शीघ्र ही शुरू नहीं होता है तो अपने डिवाइस को वो पुनः प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिंकर डीएनए आप दिख रहे हैं और मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से न्यूक्लियोसोम जो है बार बार खुद को मोड़ते हैं ताकि पैकेज जो है किए गए डीएनए को कस और संगठित किया जा सके। यहाँ पर ये देखा जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कई बार पूछा जाता है, स्टैनली मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो स्टैनली मिलर का ये प्रयोग आप देख लीजिए। इसमें आप एक वैक्यूम पंप देखेंगे, एक आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स इसमें लगे होंगे जिसके अंदर गैसेज होंगी CH4, NH3, H2O, टू गैसेज और इलेक्ट्रिक स्पार्क इसके अंदर होगा और यहाँ पर वाटर कंडेंसर एक लगाया होगा जिसमें वाटर आता जाता है और उसके बाद ये पूरी मशीन एक चलेगी तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने की क्रिया होती है। तो इसमें स्टैनली मिलर ने इसको एक प्रयोग द्वारा समझाया था। एक बार इसको देख लीजिए। स्टैनली मिलर ने जीवन की उत्पत्ति से जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। इस प्रयोग का मकसद जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी पहले पृथ्वी में, इसके बारे में बताना है। तो क्या था उसमें, जो स्टैनली मिलर और प्रोफेसर हैरोल्ड उरे ने जीवन की शुरुआत में पृथ्वी पर जो मौजूद बुनियादी रसायन जो शामिल किया गया, इन रसायनों में पानी है, मीथेन है, अमोनिया है और हाइड्रोजन शामिल किए थे। बुनियादी रसायन याद रखिए, बुनियादी रसायन हम इनको बोलते हैं। बुनियादी मतलब पृथ्वी में पहले ये चीजें होंगी, पानी होगा, मीथेन होगा, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनको शामिल किया है अपने प्रयोग में और यही गैसेज लिए हैं। और दो कांच के फ्लास्क को कांच की नलियों से जोड़ा है। एक फ्लास्क में पानी और खुले हुए अणु थे, दूसरे फ्लास्क में बिजली के हमलों से स्पार्क करने के लिए इलेक्ट्रोड से जोड़े गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड से जोड़े, इस चित्र में देखिए इलेक्ट्रोड है इसमें जो स्पार्क करने का काम करते हैं। तो पानी की भाप और गैसों की ट्यूबिंग को छोड़ा जाता है। पानी की भाप, अब पानी की वाटर वेपर यहाँ पर देख रहे हैं, ये चित्र देखिए, वाटर वेपर यहाँ पर से बन रहा है, ये गर्म हो रहा है ना, नीचे से गर्म हो रहा है, गर्म करके पानी का भाप बन रहा है। भाप जो ऊपर को उठेगी, भी देखिए भाप ऊपर को उठेगी। इससे वैक्यूम पंप से पूरी हवा इधर से बाहर निकाल दी गई है। अब ये पूरा वैक्यूम बना है अंदर ट्यूब में। गैसों को फिर से एक तरल संघनित किया गया है और मूल फ्लास्क में वापस आ जाता है जो भाप। इस चक्र को 2 हफ्तों तक लगातार चलाया जाता है। कितने हफ्तों तक? 2 हफ्तों तक लगातार इस चक्र को चलाया जाता है। वाटर वेपर बन रहा है, इसमें जो मूल गैसेज हैं वो शामिल हैं। किस प्रकार से एक दिन के अंदर फ्लास्क में घोल का रंग गुलाबी हो गया था। देखिए घोल का रंग कैसा हो गया था, गुलाबी रंग हो गया था। तो एक हफ्ते बाद घोल गहरा लाल हो गया। ठीक है, गहरा लाल हो गया। उसके बाद ये प्रयोग में बने यौगिकों में कई तरह के अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड एक प्रकार का प्रोटीन यहाँ से शुरू हो गया। प्रोटीन बनाने वाले छोटे अणु, प्रोटीन और सरल कार्बोहाइड्रेट इसमें शामिल थे। जब वाटर विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर हमने कहा चित्र में देखिए, तो यहाँ पर ये शामिल हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रयोग में यह दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो पृथ्वी का जो जीवन था, तो इस तरह से जीवन का उदय यहाँ पर हुआ। ठीक है, प्लाज्मिड की व्याख्या कीजिए था उसका उपयोग कीजिए। अगला प्रश्न 23वां है, प्लाज्मिड की व्याख्या करनी है और उसका उपयोग करना। प्लाज्मिड एक आनुवंशिक संस्था है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या आनुवंशिक संस्था है जो बैक्टीरिया और कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाओं जैसे पौधों और कवक में पाई जाती है। एक आंतरिक डीएनए अणु होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक आंतरिक डीएनए अणु जो गुणसूत्र डीएनए से अलग होता है, जो गुणसूत्र डीएनए से अलग होता है और स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बना सकता है। ये शब्द याद रखिए, स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने की क्षमता जो है प्लाज्मिड में होती है। प्लाज्मिड के बारे में अगर कुछ बातें आप जानना चाहते हो तो एक क्या है, बैक्टीरिया
के कोशिकाद्र में पाया जाने वाला छोटा गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड है, ये इसको बोलते हैं। आकार लगभग इसके 1 से 200 केबी तक होता है। प्लाज्मिड में कम से कम एक जीन होता है जिसमें मेजबानों के लिए फायदेमंद होता है। आणविक जीव विज्ञान था आनुवंशिक के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भी ये माना जाता है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग है, पुनर्संयोजन, प्रोटीन उत्पादन है, जीन थेरेपी है, इन प्रक्रिया में अहम भूमिका प्लाज्मिड की होती है। ठीक है, आणविक जीव विज्ञानी जिनको कहते हैं, जोशुआ लैंडरबर्ग ने इनकी खोज की थी, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ है? देखो, इसका उपयोग अब तो आप समझ ही होंगे। उपयोग जीन को उड़ाने, दोहराने के लिए, वेक्टर के रूप में, वेक्टर आनुवंशिक सामग्री को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए प्लाज्मिड का उपयोग इंसुलिन जैसे प्रोटीन की प्रतिकृति बनाने में भी किया जाता है। इंसुलिन की प्रतिकृति समझ के, इंसुलिन आज डायबिटीज के लिए वरदान है, इन्हीं जीवों के माध्यम से होता है ये। अब एक 24वां प्रश्न है, देखो, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? क्या क्या समझते हो? इसको बनाने के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पुनः संयोजक डीएनए या पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो भी आप कहते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। किसी एक जीव के डीएनए के खंड को दूसरे जीव के डीएनए के साथ मिलाकर डीएनए बनाना। याद रखना, डीएनए के खंड को किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ मिलाने की प्रक्रिया। अलग अलग स्रोतों से डीएनए को काटकर जोड़ा जा सकता है। इस तकनीक में जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। अब जीन क्लोनिंग मतलब एक जीन को आप दूसरे में डाल रहे हैं और वहां पर उसके लक्षण जो है बदले जा रहे हैं। तो जिन डीएनए में क्लोनिंग करनी है उसे चुनना इसमें है। और प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, कॉस्मिड में भी किसी एक वेक्टर के रूप में चुनना, और जो बाहर का जो डीएनए वेक्टर है, डीएनए के साथ उसको जोड़ना, पुनर्संयोजक डीएनए का इस्तेमाल करना, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ बनाने में बहुत ही इसका कई फसलों में इसका उपयोग है, बेहतर फसलें पैदा करने में। जैसे टमाटर जल्दी सड़े ना, तो ऐसा उसमें गुण लाया जाए कि टमाटर 1 महीने तक चले। तो ये तमाम गुण इसी तकनीक से जो है संभव है। और बीमारियों के इलाज के लिए, वैज्ञानिक अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए भी इसका इलाज करने में इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखो, 25th क्वेश्चन। ये इसी प्रश्न का छोटा सा भाग एक रह गया था। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण। दाता और मेजबान जीवों के डीएनए को अलग करना पहला इसका काम है। प्रतिबंधन एंजाइम के इस्तेमाल कर डीएनए को काटना दूसरा काम है। लाइगेज के साथ टुकड़ों को जोड़ना इसका अगला काम है। डीएनए के मेजबान जीवों में दूसरे जीवों में डालना इसका काम है। उसके बाद कोशिका का चयन और जांच करना अगला स्टेप इसका आता है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम और भी कुछ सीखें तो नए गुण पैदा करता है, जीन क्लोनिंग करता है। 1972 में इसकी खोज हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आजकल के कई चीज़ों में बदलाव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या एक इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक उपाय क्या है? विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपायों का आपको इसमें एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। गर्भ निरोधक, जैसा कि आपको मालूम है कि जन्म नियंत्रण के लिए, गर्भावस्था को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के दवाओं, उपकरणों, सर्जरी करना इसके अंतर्गत आता है। तो गर्भ निरोधक युक्तियाँ इनको कहते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं ये। इसमें आप देखो, गोलियां हो सकती हैं, जिसको खाएंगे, गोलियों को खाने से। योनि की रिंग है, एक छोटा सा मुलायम पारदर्शी उपकरण इसमें होता है। कंडोम आप देख सकते हैं मौजूद, एक लेटेक्स थैली होती है जिसे उत्तेजित लिंग में लगाया जाता है। और इसके अलावा जो स्थायी समाधान है, नसबंदी भी इसमें आ सकता है। नसबंदी में इसमें जो ट्यूब्स हैं उनको
अलग किया जाता है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट ना। तो इसमें ये चीज़ें देख सकते हैं। अंतर गर्भाशयी उपकरण आईयूडी ये लगाए जाते हैं, गर्मी निरोधक गोलियां हैं, रसायन विधि है, शुक्राणुनाशी कारक जैसे झाग, क्रीम, जेली, इन चीज का प्रयोग इसमें होता है। तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। मुख्य उद्देश्य है फर्टिलाइज न होना। अगला प्रश्न है, देखिए 25वां प्रश्न है, पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब लघु बीजाणु जनन का मतलब है पुष्पी पौधों में किसका मेल गैमेट जो है क्या बनने की प्रक्रिया। तो बीजाणु जनन कोशिका जो है पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में काम करती है, मात्र जिसमें परागकण बनते हैं, तो पराग मात्र कोशिका इसे करते हैं, या लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसे करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु या परागकण बनाती है। ठीक है, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 जो है यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपके परागकण बनाती है लघु बीजाणु। पुंकेसर के अंदर जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उत्तक होते हैं, ये इसमें देख सकते हैं। तो इसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का आपको समझाना है इसमें। तो इसका उद्देश्य है कि मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु या परागकण बनाने का कार्य इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें है क्या पुंकेसर के अंदर जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऊतक होते हैं, वो माइक्रो स्पोरोजाइट्स में विभाजित होते हैं, जिनको कहते हैं। हर माइक्रो स्पोरोजाइट्स जो है मियोसिस से जो है 4 माइक्रोस्पोर से जिसको लघु बीजाणु कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन इसी के नाम से आप इसको जान सकते हैं। हर माइक्रोस्पोर जो है एकल कोशिका होता है और विभाजन से परिपक्व परागकण में बदल जाता है। यही बात इसमें इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें ये अलग अलग स्टेजेस हैं, उसी का बड़ा चित्र बनाया गया है। तो परागकण के अंदर 2 तरह की कोशिका होती हैं, जनन कोशिका तथा नलिका कोशिका। जनन कोशिका आगे चलकर 2 शुक्राणु कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से ये आप एक प्रश्न इसमें बना सकते हैं। अब एक इसमें था, हास्य तथा चेस ने कैसे सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी देखा जाता है। मैं जल्दी बहुत चीज़ें मैं बहुत जल्दी में कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जा रही है। ये अल्फ्रेड हसे और चेस ने 1952 में अपने प्रयोग में साबित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो उन्होंने इसके लिए जीवाणुभोजी एक वायरस है का उसमें प्रयोग किया था। जीवाणुभोजी एक प्रकार का वायरस जिसमें उसमें उसका प्रयोग किया था। तो उन्होंने जीवाणुभोजी T2 का इस्तेमाल उसमें किया था। उन्होंने 2 अलग अलग तरह के फेजिस्टो कहते हैं इसको, फेजिस्टो चिन्ह तैयार किए थे। तो उसमें एक तो क्या था, फास्फोरस 32 के साथ लेबल किए गए रेडियोधर्मी डीएनए का इस्तेमाल किया था। और दूसरा था सल्फर 35, सल्फर 35 के साथ लेबल किए रेडियोधर्मी प्रोटीन का इस्तेमाल किया था। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, फास्फोरस 32 और सल्फर 35 के साथ लेबल किया गया था। तो उन्होंने सेंट्रोफ्यूजेशन के द्वारा देखा गया कि बैक्टीरिया की कोशिकाओं में रेडियोधर्मी डीएनए था। बैक्टीरिया की कोशिका में रेडियोधर्मी डीएनए था। तो उन्होंने देखा कि जिन बैक्टीरिया में रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ लेबल किया गया था वे रेडियोधर्मी नहीं थे। तो इन प्रयोगों से यह साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए में फास्फोरस पदार्थ होता है, ठीक है, जबकि प्रोटीन में सल्फर होता है। इसीलिए ये भी ध्यान दिए, डीएनए में फास्फोरस पदार्थ होता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप उसमें आप देखते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड में आपने देखा होगा। और प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए इसमें।
इसीलिए जिन बैक्टीरिया में रेडियोधर्मी प्रोटीन के साथ लेबल किया गया था वे रेडियोधर्मी नहीं थे। मतलब फास्फोरस ही एक ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया। अगला देखिए 26वां और लास्ट प्रश्न ये है आपका, निम्नलिखित पैराग्राफ का अध्ययन करना है, उसके बाद प्रश्न के उत्तर देने हैं। पर चलो एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, अंत में इस प्रश्न पर जाते हैं। देखो, जैव संपदा भंडार में हानि लगातार बढ़ रही है, इसलिए इसे मनुष्य के क्रियाकलाप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, जैव संपदा किसे कहते हैं? जैव जहाँ है, चाहे वो जंगल हो या कोई भी चीज हो, जहाँ जीव है, पौधे तथा जंतु। तो प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मानव द्वारा आवासीय बस्तियां बनाने के कारण मूल पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, मनुष्य में आवास बनाना है, तो आवासीय बनाना है तो जंगल काटेंगे कहीं ना कहीं, या वो क्षेत्र में जहाँ बनाया जा रहा है वहाँ कहीं ना कहीं जो संपदा है, जैव संपदा है, उस पर हानि होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो पक्षियां वहां कर थी 2000 से अधिक प्रजातियां जो है विलुप्त होगी। द IUCN की लाल सूची, रेड डाटा बुक, ये बहुत IUCN का फुल फॉर्म रेड डाटा बुक 2004 के अनुसार पिछले लगभग 500 वर्षों में 784 जो है जातियां लुप्त हो चुकी हैं। 500 वर्षों में 784 जातियां जो है लुप्त हो चुकी हैं, जिसमें 338 कशेरुकी और 359 जो है 359 अकशेरुकी और 87 जो है पादप जो है विलुप्त हो चुके हैं। ये एक आपने देखा कि एक लिखा हुआ पैराग्राफ था। अब आती है बात प्रश्नों की, तो इसी पैराग्राफ से आपको प्रश्न नंबर 1 है, IUCN का विस्तृत रूप देखो। IUCN का विस्तृत रूप क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने यहाँ पर 2 बार ये लिखा है, नेचर एंड नेचुरल, इंटरनेशनल यूनियन यहाँ पर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी कई बार आया है। क्रायो प्रिजर्वेशन कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों के भविष्य में इस्तेमाल के लिए बहुत कम तापमान पर जमाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। एक शब्द याद रखिए, बहुत कम तापमान पर, अब बहुत लो टेम्परेचर जिसे कहते हैं, उस पर संग्रहित किए जाते हैं क्या? कोशिकाएं, ऊतक तथा अंग। ठीक है, कोई भी चीज में कोशिकाएं प्रिजर्व की जा सकती है, ऊतक प्रिजर्व किया जा सकता है और अंग जो है इनको संग्रहित किया जा सकता है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन है, कम ताप पर। ठीक है, इस प्रक्रिया में कोशिकाओं को नुकसान से बचाने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से जैविक नमूनों को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। तो यह रिसर्च की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसी पैराग्राफ में थर्ड क्वेश्चन था, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण की व्याख्या कीजिए। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे भी बन जाता है, क्योंकि ये प्रश्न बाहर 1 नंबर 2 नंबर के भी बहुत सारे ये प्रश्न आते हैं। इसमें देखिए, इन सीटू और एक्स सीटू, जैसे इसका नाम है इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू संरक्षण स्वस्थाने, उत्स्थाने, स्वस्थाने इन सीटू और उत्स्थाने कहते हैं हिंदी में इसको। इन सीटू संरक्षण स्वस्थाने हो गया। तो इस विधि में जो है चीजों को उसके मूल आवास पर, प्राकृतिक आवास पर सुरक्षित रखा जाता है। प्राकृतिक आवास मतलब जो जंगल है, जंगल में ही वो चीजों को प्रिजर्व किया जाता है। अब कैसे? क्योंकि उसमें कई नियम हैं, कई हमारे कानून हैं जिनमें वहाँ जाना जो है या वहाँ शिकार करना जो है वो कानूनी जुर्म माना जाता है। तो ऐसे में कौन सी आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब अपने आप में इन सीटू संरक्षण के उदाहरण है, जिसमें जंगल में जाना प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। आदमी खुले वहां पर चीजें ला भी नहीं सकता है और वहाँ कोई चीज ले जा नहीं सकता है, वहाँ अपना घर नहीं बना सकता है, वहाँ रह नहीं सकता है, वन
वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कई नियम इसमें हैं। तो इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है। इनके बारे में आप वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन सीटू संरक्षण करने का काम करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्स संरक्षण, एक्स संरक्षण का मतलब है जब लुप्त प्राय जो या दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है। प्राकृतिक आवास जो है कई बार उनके लिए खतरा बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको बाहर निकाला जाता है, लुप्त प्राय जो होने लग जाते हैं तो मानव निर्मित आवासों में स्थानांतरित किया जाता है। देखो एक्स मतलब मानव निर्मित आवास में जिनको रखा जाता है। अब मानव निर्मित आवास क्या हो सकते हैं? देखो प्राणी उद्यान हो सकते हैं, जैसे जू, वनस्पति उद्यान हो सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन जिसे कहते हैं, एक्वेरियम हो सकते हैं, जीन बैंक हो सकता है, डीएनए बैंक हो सकता है। ये अपने आप में एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। तो इन सीटू संरक्षण परिणाम में निरंतर विकास होता है, जबकि एक्स सीटू संरक्षण में विकासवादी अनुकूलन रुक जाता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपके 26 क्वेश्चन इसके अंतर्गत ये आए हैं, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखिए और इन क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस परीक्षा में आ सकते हैं। तो इनका एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, देखिए, इनको देखिए। थैंक यू।